आमिर लियाकत हुसैन साहब के एंकर बनने से सियासत तक के सफर में कई बार उतार चढ़ाव आए। जी सलमान, मेरा ताल्लुक बड़ा अजीब सा था आमिर भाई से। अगर देखा जाए तो मोहब्बत से ज़्यादा उनकी डांट का जो है वो मैं ज़्यादा मुस्तहिक रहा। आपको वो लिस्ट याद होगी जब वो बोल पे ट्रांसमिशन कर रहे थे रमज़ान की, तो 500 पुरअसर मुसलमानों की दुनिया भर से लिस्ट जो है एशिया के वो शाया हुई थी, जिनमें उनका नाम भी था। पार्लियामेंट के बाहर जो सारी सूरत हाल रही, पार्लियामेंट के अंदर तो आप लोग जाना नहीं चाह रहे, बाहर जो एहतजाज कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है सर? देखियो, ये तो आज हमारे वुमेन पार्लियामेंटेरियन का एहतजाज है। अक्टूबर से इन्होंने डिस्टेबलाइज करना शुरू किया था। तो क्या आपने वाकई में लॉन्ग मार्च का तैयार कर लिया है? धरना भी देंगे उस वक्त या सिर्फ लॉन्ग मार्च ही होगा, या डेट क्या है सर? नहीं, इस पे हम मशावरत कर रहे हैं और हम सारे हमारी जो लीगल टीम है उसके साथ भी मशावरत हो रही है। आंसू पोंछ कर चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने वाला, गमजदों को अपना कांधा देने वाला, रूठों को मनाने वाला, फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला, अवाम के लिए सड़कों पर एहतजाज करने वाला, उनकी आवाज बनने वाला, रमजान नशियात की बुनियाद रखने वाला, गेम शोज को नई बुलंदियों पर पहुंचाने वाला, एक ब्रांड, एक ट्रेंड सेटर, एक अहद, एक ऐसा इंसान जो जिस काम में हाथ डाले कामयाबियों के झंडे ही गाड़े। पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री और सियासत का एक बड़ा नाम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब अब हम में नहीं रहे। आमिर लियाकत हुसैन साहब के एंकर बनने से सियासत तक के सफर में कई बार उतार चढ़ाव आए। खूब तारीफें हुई तो उन पर तनकीद भी खूब की गई। इसके बावजूद आमिर लियाकत हुसैन ने कभी हार नहीं मानी, लेकिन पिछले कुछ अरसे में उनकी निजी जिंदगी और सियासी कैरियर में होने वाले मसाइल की वजह से वो शदीद डिप्रेशन का शिकार रहे। मुल्क छोड़कर जाना चाह रहे थे, लेकिन जाने वाले को जनाब आज तक कोई रोक सका है? मुल्क तो ना छोड़ा, मगर क्या पता था कि आमिर लियाकत हुसैन साहब दुनिया ही छोड़ जाएंगे। उनकी इस तरह पुरस्कार मौत ने कई सवालात खड़े कर दिए, जिनका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में मिल जरूर जाएगा, लेकिन उनकी बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारी यादें हैं हमारे साथ जुड़ी हैं, बोल के साथ जुड़ी हैं। किसी के यूं बिछड़ने पर, किसी की याद आने पर बहुत से लोग रोते हैं कि रोना एक रिवायत है, मोहब्बत की अलामत है। मैं उन पर पेच राहों पर गम दुनिया से घबरा कर रिवायत तोड़ जाता हूं, तुम्हारी याद आने पर मैं अक्सर मुस्कुरा जाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग। आज थोड़ा जज्बाती हो गया, आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से। हम बे नहीं रहे हैं, जाने फ़ानी से कूच कर गए हैं, खालिक के हकीक़त से मिल गए हैं। सियासत पर भी बात करेंगे, लेकिन फ़हीम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कुलीग हैं। आमिर लियाकत हुसैन साहब के बहुत ज़्यादा करीब रहे। आज जब ये खबर 1 बजे निकल कर सामने आई थी, तब से लेके अभी तक वो शायद उन्हीं के साथ मौजूद थे, तो उनसे स्टार्ट करते हैं। फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या मनाजिर, क्या मामला देखे आपने? और जितना मैं गमज़दा हूँ, मुझे पता है आप भी उतने ज़्यादा गमज़दा होंगे, बल्कि शायद उससे ज़्यादा होंगे। आपका ताल्लुक मुझसे कहीं ज़्यादा था उनसे, क्या कहेंगे सर? जी सलमान, मेरा ताल्लुक बड़ा अजीब सा था आमिर भाई से। अगर देखा जाए तो मोहब्बत से ज़्यादा उनकी डांट का जो है वो मैं ज़्यादा मुस्तहिक रहा, क्योंकि अक्सर मुझसे नाराज़ रहते थे, लेकिन प्यार भी बहुत करते थे, बड़े भाइयों की तरह हमेशा से रहे। जब कभी किसी बात पे खफा होते तो सबसे पहले मुझे फ़ोन करके कहते थे कि फ़हीम मैं खफा हो गया हूँ। इसका मतलब ये होता था कि मुझे मना ले। तो वो शफ़क़त का रिश्ता, वो मोहब्बत का रिश्ता हमेशा से कायम रहा। जब आज 1 बजे ये खबर ब्रेक हुई, 1 बजे के करीब, मुझे पता नहीं किस टाइम पर, तो मैं पासपोर्ट ऑफिस पे था। मुझे पता चला, मैं सारी चीज़ें छोड़ करके इनके घर पहुंचा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आया और यकीन किया भी नहीं जा सकता था कि आमिर लियाकत हुसैन जैसा शख्स जो है वो इस तरीके से, इस खामोशी से चला जाएगा। तो मैं पहुंचा उनके घर। जब वहाँ पहुंचा, उनके मुलाजिमीन से बात हुई, पता चला कि इस तरह से मामलात हुए, तो मैं उनके कमरे में गया और यकीन करें सलमान के उस कमरे में, वो कहते हैं ना कि एक वहशत होती है, एक सन्नाटा होता है, नहीं, मुझे उस कमरे में उनके जुस्ते खाकी के चले जाने के बावजूद भी उस कमरे में मौत दिखाई दे रही थी। वो घुटन मुझे महसूस हो रही थी। वो जिस तरीके से सांस का रुकना और दम का घुटना, वो कैफियत उस वक्त खड़े होकर मैं वहाँ फील कर रहा था। मेरे पैर डगमगाए, मैं चकरा के गिरने वाला था कि मुझे उस कमरे से बाहर निकाल दिया। और वो मंजर बयान नहीं किया जा सकता सलमान। यकीन कीजिए कि अगर मेरे पास अल्फाज होते भी तो शायद मैं उन अल्फाज को चुन नहीं पा रहा हूँ, मैं नहीं बयान कर पाया। फिर वहाँ पर बुशरा भाभी आई, उनकी बेटी आई दुआ, उन लोगों को उनके तासुरात, लोग कहते हैं कि भाई ताल्लुकात ठीक नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन आज अगर कोई शख्स उनके घर वालों को देखता तो कोई शख्स ये कह नहीं सकता था कि शायद आमिर भाई से कोई नाराज होगा,
क्योंकि आमिर भाई तो कभी किसी से नाराज थे ही नहीं, वो हमेशा हर किसी से ही मिलते थे, बच्चों से भी बातचीत रखते थे। वो मंजर देखे, फिर उसके बाद उन्हें जिना जो है खान से मुंतकिल किया गया, फिर जिना से लेकर हम छिपा आए, रमजान भाई भी साथ थे उसमें, और उन्हीं के सर्द खाने में जो है वो रखा है। अभी तक तदफीन का कुछ फैसला हो नहीं सका क्योंकि अहमद अभी तक लंदन से यहाँ पहुंचे नहीं है, उनके साहबजादे। उस वक्त जो कैफियत थी सलमान, यकीन कीजिए कि एक ऐसा लग रहा था कि सर पे से किसी का साया हट रहा हो, क्योंकि मैंने हमेशा आमिर भाई को अपना उस्ताद माना भी है, जाना भी है, और बबांग जौला मैंने हर जगह ये ऐलान भी किया है कि वो मेरे बहुत सारी चीजों में उस्ताद रहे हैं। स्पेशली जब मैं रमजान ट्रांसमिशन बहुत सारे लोगों के उस्ताद रहे हैं, ये उनको एहसास, बहुत सारे लोगों के बिल्कुल आप सही करें, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे उन्होंने जो है वो ट्रेंड सेट किए हैं। और रमजान ट्रांसमिशन जब मैंने बोल पे की 2020 में, तो आमिर भाई का मुझे कॉल आता है, स्पेशली उन्हें कोविड भी हुआ था उन्हीं दिनों में, रमजान ट्रांसमिशन के कुछ अरसे बाद ही। तो कोविड के दौरान उनकी मुझे कॉल आई थी और उन्होंने कहा था कि फ़हीम अब मुझे लग रहा है कि आमिर लियाकत जो है वो कभी मर नहीं सकता जब तुम्हारी मैंने रमजान ट्रांसमिशन दी थी। मैंने कहा आमिर भाई ऐसी बातें ना करें। उस वक्त आप जानते हैं आमिर भाई एक जज्बाती शख्सियत है, जब वो जब भी कोई उन पे कैफियत होती थी वो बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते थे। और मैं ये कहूंगा सलमान के कुछ इनफरादी गलतियों की वजह से हमें किसी इंसान को जज करने का हक नहीं है, और इंसान अपनी ज़ाती जिंदगी में क्या करता है इससे हमारा कोई ताल्लुक होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ये बात, इसीलिए मैं इनफरादी, लेकिन अलमिया ये है कि अगर कोई शख्स किसी सियासी जमात से मुंसलिक है तो उस सियासी जमात के मुखालिफिन उस बात को उछालेंगे, ये हमारे माशरे का हिस्सा रहा है। जब एक शख्स चला गया है इस दुनिया से, खुदा के वास्ते यार, अल्लाह के वास्ते, एक शख्स जा चुका है, हमने उस शख्स को लोगों की मैयतों पे खड़े हुए देखा है, हमने उस शख्स को लोगों की मैयतों पे रोते हुए देखा है, हमने उस शख्स को उमर भाई के लिए जब जगह जो है वो शाह गाजी के मज़ार में जगह उन्होंने ली हुई थी वो देते हुए देखा है, हमने उस शख्स को लोगों के जनाजों में जाते हुए देखा है, हमने लोगों के लिए फातिहा पढ़ते हुए देखा है। अब जब वो शख्स खुद चला गया इस दुनिया से, तो मेरी हर किसी से मैं हाथ जोड़ के, और एक चीज और ऐड कर देता हूं अगर आपकी इजाजत हो फ़हीम भाई, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए लेकिन इसको बात को मेंशन जरूर करना चाहिए। बहुत सारों के घर के चूल्हे भी आमिर साहब की वजह से जल रहे हैं, ये बात बिल्कुल तकरीबन काफी खानदान 142 या 143 खानदानों का तो अक्सर जिक्र भी करते थे जिनकी वो कफालत करते हैं, बाकी उनका ट्रस्ट महमूदा सुल्ताना के नाम से अलग है। तो मैं उन सारी चीजों को छोड़ते हुए ये कहूंगा यार कि एक इंसान, एक कलमा गो भाई, एक मुसलमान, एक उस्ताद, एक मोहतरम, एक ऐसा शख्स जो कि एक जमाने में 562 मुसलमानों में एक था। आपको वो लिस्ट याद होगी जब वो बोल पे ट्रांसमिशन कर रहे थे रमजान की, तो 500 पुरअसर मुसलमानों की दुनिया भर से लिस्ट जो है एशिया के वो शाया हुई थी जिनमें उनका नाम भी था। उन हवालों को याद रखें खुदा के वास्ते। ये जो आखिर में इनफरादी तौर पे या जाती तौर पे उनकी जो गलतियां आपके सामने आई हैं उन्हें इग्नोर करें और अल्लाह के वास्ते उनके लिए दुआएं मगफरत करें। बिल्कुल, और इंसान की इंसान की पस्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसी के जाने के बाद भी वो उसको अच्छे अल्फाजों में याद नहीं रखता, और उसके इक़दार कितने बुलंद हैं इसका अंदाजा उससे लगाया जा सकता है कि भले आपके दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन अगर उस दुनिया से चले गए हैं तो आप अच्छे अल्फाजों में कम से कम उनको याद रखें। तो फ़हीम भाई ये बताइएगा क्या डिसाइड हुआ, ये तदफीन का अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में ही होगी, वहीं पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी? बिल्कुल, आमिर भाई ने काफी अरसे पहले जो है वो 5 कब्रों की जो जगह है वहां पर ली थी आमिर भाई ने, जिसमें से एक उनके वालिद साहब की है, एक उनके ससुर की है, एक ताया अब्बू की, एक उमर भाई को उन्होंने दी थी, उमर शरीफ भाई जो है, और एक उनके लिए जो है वो अब रह गई थी। तो उसी जगह पर जो है तदफीन होगी उनकी इंशाल्लाह अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में ही। कल नमाज जनाजा भी वहीं पढ़ाई जाएगी। वक्त का जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी बुशरा भाभी उसके फाइनल जो है वो ऐलान करेंगी। अभी जब तक अहमद यहाँ नहीं आ जाते तब तक हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किस टाइम पर हो, क्योंकि उनकी शिरकत करना जरूरी है। अहमद अच्छा ये भी बताइएगा फ़हीम साहब, ये भी बताइएगा, आप अक्सर मिमिक्री किया करते थे, अब जाहिर सी बात इंसान चला जाता है तो उसकी यादें ही होती हैं। मिमिक्री में नाराजगी होती थी, गुस्सा होते थे कि यार ये क्या कर रहे हो फ़हीम यार, आपने कहा कि उनसे बड़ा मोहब्बत का प्यार का रिश्ता था। मैं आपको अच्छे से बताऊं, आप मेरी बात सुने। अब एक मर्तबा ऐसा हुआ, मैंने कहा ना कि मेरा रिश्ता उनसे मोहब्बत से ज्यादा नाराजगी का रहा। एक बार ऐसा हुआ कि क्या कह सकते हैं उस पे, मैं आपको, मुझे पता है आप अपने मुझे आमिर भाई की रात को 1:30 बजे उन्होंने कॉल करके डांटा। मुझे कहा यार फ़हीम तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम बहुत 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 नाराज हुए। और यकीन करें आप, पता है करीब कुछ 40 या 50 मिनट की हमारी बातचीत रही होगी सलमान। उसके बाद उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि अच्छा तू घर आ,
चाय पियेंगे फिर बात करेंगे। मतलब ये मैंने कहा आमिर भाई आपने 50 मिनट तक मुझे सिर्फ डांटा है, मैं डर गया, मैं यकीन कीजिए मैं बहुत घबरा गया कि यार आमिर भाई नाराज हो गए, मैं क्या करूं, किस तरीके से मनाऊं। और आखिर आपने ये किया, तो कहने लगे अब क्या करूं, है तो छोटा भाई ना तू। तो मैं यकीन करें, मैं मजाक में अपने दोस्तों से कहता था यार मेरे मुर्शिद हैं, तो लोग मुझे छेड़ते थे कि यार जाहिर सी बात है उन्होंने सियासी पार्टियां बदली हैं और ये किया वो किया, बट अल्लाह हम सबको सब्र दे, मैं ये कह सकता हूँ। और मैं फ़हीम भाई आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। मैं जाहिर सी बात है उनके इतना करीब नहीं था, आप बहुत ज़्यादा करीब थे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको सब्र दे और आमिर लियाकत हुसैन साहब के दर्जात को बुलंद करे और जनाब उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। असद कैसर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक स्पीकर रहे हैं, और उनसे कुछ सियासी मामलात का जिक्र तो करेंगे, लेकिन चूँकि आज की इससे बड़ी खबर कोई है नहीं आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से, तो सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। असद साहब ये बताइएगा, आपके पुराने साथी, आप ही के पार्टी से ताल्लुक़ था और जब तक वो जिंदा थे आप ही की पार्टी में थे, आमिर लियाकत हुसैन साहब इंतकाल कर गए, मुनहरिफ तो हो गए थे, क्या कहेंगे सर आप? बस अफसोस है, अल्लाह ताला उसको हमारे साथ रहा था, बाल उसकी अपनी सियासी जो उन्होंने फैसले लिए थे वो उसके अपने फैसले थे, उस वक्त वो फौत हो चुका है, तो मैं उसके लिए बख्शिश की दुआ करता हूँ उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे आमिर लियाकत हुसैन साहब को। अब कुछ सियासी मामलात की तरफ आते हैं। असद कैसर साहब, ये क्या आज पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज होता रहा, क्या सूरत हाल होती रही? एहतजाज आप कर रहे थे, क्या हिकमत अमली बनाई, किस वजह से एहतजाज किया गया, क्यों किया गया? असद कैसर साहब ये बताइएगा, आज पार्लियामेंट के बाहर जो सारी सूरत हाल रही, पार्लियामेंट के अंदर तो आप लोग जाना नहीं चाह रहे, बाहर जो एहतजाज कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है सर? देखियो, ये तो आज हमारे वुमेन पार्लियामेंटेरियन का एहतजाज है, और जो हमारा बेसिक एक तो ये है कि महंगाई है, और महंगाई भी इस तरह है कि उसने तो गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है, क्योंकि समझ से बात आता है कि ये लोग पे कैसे करेंगे, ये पेट्रोल और डीजल और गैस और साथ साथ जो अशाए खुर्दनोश है, ये तो मतलब हमारे पास और क्या रास्ता है, एहतजाज के अलावा हमारे साथ क्या रास्ता है? हमने तो इसलिए इस पूरी जो स्टैंड ली और इमरान खान ने जो स्टैंड लिया कि हमें अपनी पॉलिसियों में आज़ाद होना चाहिए और हमने अपने मफादात को सामने रखते हुए पॉलिसी अडाप्ट करनी चाहिए। तो ये जो एक तरफा आप एक मुल्क के सामने लेट जाते हैं और अपने आप को गुलामों के कटहरे में जो ना खड़ा कर देते हैं, तो इसकी तो असरात यही होंगे। बहरहाल ये जो अभी बजट आ रहा है, ये भी बड़ा मतलब आवाम के लिए बड़ी तकलीफ होगा। अच्छा, खतरनाक आ रहा है, इसकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत बुरा असर पड़ेगा। बार हमने तो हर सूरत में इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है, और अभी भी जो पार्लियामेंट के सामने हो रहा है, ये एक छोटा सा एक टोकन एहतजाज है। अभी हम सोच रहे हैं, लेकिन आप बजट की तो बात कर रहे हैं सर, लेकिन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन आसिम अहमद साहब ये कह रहे हैं कि आने वाला बजट काफ़ी अच्छा बजट है, उसमें आवाम को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आप कह रहे हैं बड़ा खतरनाक बजट आ रहा है, वो तो ये कह रहे हैं बड़ा अच्छा रिलीफ मिलने वाला है, बहुत अच्छा बजट आ रहा है अब आने वाला। नहीं, वो बताए ना किस तरह अच्छा बजट आ रहा है, क्या उसमें कोई आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है, क्या उसमें जो है ना महंगाई कम हो रही है, क्या इसमें जो है ना अशाए खुर्दनोश जो कीमतें वो कम हो जाएंगी, क्या उसमें बिजली की कीमत कम हो जाएगी, क्या उसमें पेट्रोल और उसकी डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी, ये बता दें, इसके आदाद शुमार आ जाएंगे। हमें तो जो इसके आदाद शुमार दिखा रहे हैं कि इस किस्म का बजट आएगा, जो रहा सहा कसर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, और उनको क्या तकलीफ है, उनके तो सारे कारोबार और बिजनेस जो है ना मुल्क से बाहर हैं, इसको तो कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन आम आदमी से सफर होगा। सर आपने इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट देखी होगी सर, तिजारती खसारे के हवाले से और दरामद के हवाले से अहदाफ पूरे नहीं किए जा सके, ये सर्वे रिपोर्ट सामने आई है। सर ये तो आप ही के टेन्योर की सर्वे रिपोर्ट है, आप तो कह रहे थे मईशत बहुत बेहतर है, सब कुछ सब सही चल रहा था, इसमें तो कुछ सूरत हाल खराबी नज़र आ रही है, कोई बेहतर नज़र नहीं आ रही। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि आप देख रहे हैं कि हमारी हुकूमत को अक्टूबर से इन्होंने डिस्टेबलाइज करना शुरू किया था, और हुकूमत के पास हमें अंदाज़ा था कि हमारे लोगों की ख़रीद फरोख्त हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो आप इससे पहले देख लें कि जो हमारे वक्त में जो
ग्रोथ रेट था वो 5% था, जो सबसे ज़्यादा जो है ना इकानमी स्टेबल हो रही थी। हमने भी सख्त पैसे ली, आपको पता है, लेकिन इसमें हमने कोशिश की कि आवाम को कैसे रिलीफ दे। एहसास का प्रोग्राम शुरू किया, सेहत इंसाफ कार्ड जो एक बहुत बड़ा रिलीफ है आवाम के लिए, वो शुरू किया। हमने लंगर खाने खोले, अभी राशन कार्ड का आगाज़ करवाया। मतलब मैक्सिमम रिलीफ आवाम को देने के लिए एक पूरा पैकेज भी था और सख्त फैसले भी थी कि जो सबसे ज़्यादा हमने टैक्स नेटवर्क जो है ना वो एक्सटेंड कर दिया। सही है। हमने उस लोगों तक अप्रोच शुरू किया जो टैक्स नहीं दे रहे हैं। हमने कोशिश की कि वो लोग जो कि अपने असासे छुपाते हैं उसको जो है ना एक्सपोज करे या उसके हवाले से जो है ना उससे टैक्स कलेक्ट किया जाए। तो वो चीज़ें बहुत पॉजिटिव चल रही थी। ठीक है। और फिर जो अक्टूबर से आगे चल रहा था, एक स्टेबल हुकूमत थी, एक अच्छा रिफॉर्म एजेंडा हो रहा था, गवर्नेंस बेहतर हो रही थी, इकॉनमी जो है स्टेबल हो रही थी। बीच में हमारे ख़िलाफ़ जो है साजिश की गई और साजिश के तहत हमारी हुकूमत को जो है ना फारिग किया गया। अच्छा। तो इसके एक तो मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा उसके असरात है। इसलिए हम सिर्फ एक ही मुतालिबा करते हैं कि फौरी इलेक्शन। अगर आप फौरी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, सर इससे ये आर्गुमेंट भी तो निकलता ना, ये आर्गुमेंट कि उस वक्त भी ये गैर मुस्तहकम की सूरत हाल थी तो अभी भी है, उस वक्त उनकी वजह से थी, आज वो हुकूमत में तो आपकी वजह से, तो नाअहली तो ना हुई ना सर, अभी आप गैर मुस्तहकम की वजह से सारा मामला है। तो सबसे पहले इनकी नाअहली है। अच्छा, इन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की और उसके ख्याल ये था कि जो है ना हम इसको फारिग करेंगे। अल्लाह का काम है ना, अल्लाह बड़ा है। अच्छा। उसने हमारे खिलाफ साजिश की, उसमें खुद फंस गए, उसको कोई तरीका नहीं। इन्होंने अपने आप को बड़ा चैंपियन डिक्लेयर किया था कि हम जो है पता नहीं मुल्क को किस तरह चलाएंगे, हमारी बहुत बड़ी जो है ना स्पीड है, प्लाना वो सारा स्पीड जो है ना उसके ज़मीन बोस हो गया, उसके पास कुछ नहीं रहा। मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहली बात ये है कि ये इस मुल्क से इस आवाम को जान छुड़ाए। अब एक आवाम के पास जाए, चाहे आवाम जो है ना एक उसके पास इख्तियार है कि जिसको मैंडेट दे वही जो है ना मुल्क में इक़्तिदार करे। इस तरह तो नहीं है कि ये जो है उधर बैठे हुए हैं और समझते हैं कि हम जो है नाजायज़ हुकूमत में आए हैं। इस हुकूमत को तो आवाम ने वोट ही नहीं दिया था, वोट तो PTI को मिला था। PTI को जो है ना पहली दफ़ा आवाम ने वोट दिया कि ये 5 साल में अब हुकूमत करेंगे। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के क्या नंबर्स हैं इस वक्त? 84 मुस्लिम लीग नून की है, कोई 50+ जो है ना पीपल पार्टी की है। ये चूचू का मुरब्बा है, एक काम के लिए तो मशवरे करने पड़ते हैं। ज़रूरत इस बात, जब तक मुल्क में पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती उस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। और फिर दूसरे कि ये इसकी कमज़ोर हुकूमत है, उसके पास नंबर नहीं है। असम्बली से 135 मेंबर जो है ना वो रिजाइन दे चुके हैं। मतलब ये किस तरह एडहाज़िज्म पे चलेगा? एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, नया मुंतखब लीडरशिप आए, वो डिसीजन करे, पैसे ले, पॉलिसी बनाए मुल्क की बेहतरी के लिए, और तब ये मुल्क आगे बढ़ सकेगा। बहरहाल हमारा यही मौक़िफ़ है। लेकिन उन्होंने सब नंबर्स ने मिलकर एक हुकूमत बना ली है सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो डिमांड आप कर रहे हैं, जिस चीज़ की डिमांड आप कर रहे हैं वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही? हुकूमत सख्त फैसले ले रही है, मुश्किल फैसले ले रही है, तो इसलिए तो नहीं ले रही ना कि सर इसी साल अनाउंस कर देगी, और आपकी हिकमत अमली कुछ नजर नहीं आ रही कि इसको किस तरह से काउंटर करेंगे। कर रहे हैं लीगली, क्योंकि एक फैसला दिया हुआ है, हमें कोर्ट का एहतराम है, उसके एहतराम में हम अपने चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, छोड़ेंगे नहीं किसी सूरत में। इनका अगर ये ख्याल है कि ये जो है ना अपना टाइम पूरा गया, ये बिल्कुल नहीं हो सकेगा। हमें उस वक्त तक ना ले जाए कि कोई और हादसा हो जाए। अच्छा, हम समझते हैं कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है, इस मुल्क की ज़रूरत है कि नया मैंडेट हो, और इसके लिए हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है। हम किसी भी सूरत पे पीछे नहीं हटेंगे और उसके लिए जितनी भी इक़दाम हम उठाएंगे ताकि हकीकी आज़ादी हो और ये मुल्क जो है ना एक सही। कैसे करेंगे सर? मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही, और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा कि किस तरह से करना है। तो मैं चाह रहा हूं कि सर आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते पूछ लूं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब पार्लियामेंट के अंदर चलते हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि नहीं पार्लियामेंट में नहीं जाना है। सीनियर रहनुमा वो कहते हैं जनाब पार्लियामेंट के अंदर जाके किरदार अदा करते हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है इस वक्त मुनकसिम है दो हिस्सों में? एक पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहती है, एक पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहती। वो कहती है रोड पर एहतजाज करेंगे, एक कहती है हम अंदर जाके एहतजाज करते हैं। ऐसा है सर? बिल्कुल नहीं। देखिए इस वक्त जो है ना जो डिसीजन लिया गया था सबने मुश्तरका तौर पर दिया था, किसी का मौक़िफ़ जो भी था, लेकिन जब
एक मुत्तफ़िका फैसला हो जाता है तो फिर उसके पीछे चला जाता है। अच्छा, मतलब इस वक्त कोई ग्रुप इस किस्म का नहीं है, तो डिसइंफॉर्मेशन है और ये हुकूमत की जो है ना उड़ाई हुई खबरें हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कोई असम्बली में नहीं जा रहा, इनकी गलतफहमी, अगर कोई जाएगा तो आप कह रहे हैं डिसइंफॉर्मेशन है, तो सर फिर इंफॉर्मेशन है क्या? 15 तारीख के बाद, 15 जून के बाद आपने इस बात का ऐलान करना है कि आप लोगों ने किस दिन निकलना है, तो क्या आपने वाकई में लॉन्ग मार्च का तैयार कर लिया है? धरना भी देंगे उस वक्त या सिर्फ लॉन्ग मार्च ही होगा, या डेट क्या है सर? नहीं, इस पे हम मशावरत कर रहे हैं और हम सारे, हमारी जो लीगल टीम है उसके साथ भी मशावरत हो रही है, तो वो मशावरत से जी कोई, चले मुशावरत से होगा। ये बताइए, मरियम नवाज ये कह रही है, मीडिया से दरख्वास्त करिए, खुदारा भाई खान साहब को ना दिखाओ यार, मतलब उन्होंने जो प्रोजेक्ट छोड़ दिए वो हमने शुरू किए हैं, हमें दिखाओ, मतलब आप खान साहब को ना दिखाएं। ये मरियम नवाज साहबा कह रही है। मैंने कहा सर पूछ लूँ आपसे, क्या क्या करना है, फिर क्या क्या मामला है? जी सर आवाज आ रही है? मैं क्या कह सकता हूँ, उसकी तो फ्रस्ट्रेशन है, उसको बहुत तकलीफ़ है, उसको पता चल गया है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत बन गई है। इलेक्शन हो गए तो सबसे ज़्यादा क्लीन स्वीप पंजाब में होगा इंशाअल्लाह ताला। उनको लाहौर में अपनी सीटें नहीं मिलेंगी। मैं तो कहता हूँ कि अभी तो उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो केसेस हैं, अगर केसेस ना हो, मेरे तो ये होगी, ख्वाहिश होगी कि ये खुद लड़े और इंशाल्लाह एक आम कारकुन से। अच्छा सर, मेरे साथ मौजूद रहेगा, एक ब्रेक लेना सर, ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सवाल उनसे करेंगे जो कि बनता है सवाल कि मईशत का ये हाल सिर्फ 2 महीनों में हुआ है या पिछले 4 सालों में भी मईशत का यही हाल था? सर्वे रिपोर्ट आपके सामने है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।